नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राधा अग्रवाल और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बात करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव की। एक के बाद एक अरविंद केजरीवाल घोषणाएं कर रहे हैं, चाहे वो पुजारियों को देने की घोषणा हो या फिर महिलाओं की या फिर बुजुर्गों की। एक के बाद एक अनेकों उन्होंने योजनाओं की घोषणा की है और इसके बाद से भारतीय जनता पार्टी ने भी पलटवार शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने पोस्टर जारी किया और लिखा कि चुनावी हिंदुत्व का मुद्दा शुरू कर दिया है अरविंद केजरीवाल ने। और इसके बाद से अब गाली गलौज का दौर भी शुरू हो गया है, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी ने जिन उम्मीदवारों की लिस्ट सामने निकाली है उसमें रमेश बिधूड़ी जो है एक के बाद एक बयान दे रहे हैं, चाहे वो आतिशी की बात हो या फिर प्रियंका गांधी की। और इन्हीं सब चीजों के ऊपर आज हम चर्चा करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं और इस खास मौके पर मेरे साथ मौजूद हैं भारत एक्सप्रेस के अजीत प्रताप सिंह, डिप्टी ब्यूरो चीफ दिल्ली के, और इसी के साथ अश्विनी शर्मा जी, एसोसिएट एडिटर है भारत एक्सप्रेस के, और साथ ही हरिशंकर जी, वरिष्ठ पत्रकार। तो आज हम इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आपसे पहला सवाल सर, जिस तरीके से पोस्टर जारी किया गया उसके बाद सबने कहानियां शुरू कर दी कि अरविंद केजरीवाल हिंदुत्व के मुद्दे से अलग चल रहे थे, लेकिन अब वो जो है हिंदुत्व के पिच पर आ गए हैं। अब देखा जा रहा है कि रमेश बिधूड़ी ने बयान देना शुरू कर दिया। बयान देने के बाद कहते हैं कि गलत क्या है। लालू प्रसाद ने भी तो कहा था एक बार, कुछ ऐसा ही बयान दिया था। इस पर आपका रिएक्शन? देखिए, रमेश बिधूड़ी की जहाँ तक बात है, वो बीजेपी के एक धाकड़ नेता हैं और दबंग नेता के तौर पर उनकी पहचान है। और आपको बताऊं कि संसद के अंदर भी उन्होंने विवादित बयान दिया था और शायद यही वजह रही होगी कि बहुत धाकड़ नेता होने के बाद भी पार्टी को उनका टिकट काटना पड़ा। तो उन्होंने जिस तरीके का बयान दिया चुनाव के पहले, वो मेरे समझ से उनसे उम्मीद भी की जाती है कि वो इस तरह का बयान देंगे। और देखिए, बयानों का दौर शुरू हुआ तो संजय सिंह भी हमला कर रहे हैं, तमाम पार्टी के नेता हमला कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव है और विवादित बयान ये मीडिया में भी आता है। तो कुछ ना कुछ बिधूड़ी बोलेंगे ऐसा उम्मीद किया जा रहा था, क्योंकि जिस तरीके से पुजारियों के लिए इन्होंने योजना लाई, ग्रंथियों के लिए योजना लाई, तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि ये सब तो हम कर रहे थे, ये आप पार्टी से कैसे हो गई, केजरीवाल की पार्टी कैसे कर गई। तो जब उन्होंने ये सारी योजनाओं को देखा और चूंकि उनका मुकाबला है सीधा आतिशी जी से, तो भाई इस तरह के बयान देकर वो कुछ ना कुछ बोलेंगे, तो कुछ जवाब आएगा तो मुद्दे मिलेंगे। तो इस तरह की राजनीति अब शुरू है। बिल्कुल, राजनीति शुरू हो गई है। तो प्रियंका गांधी के ऊपर तो बयान दिया, साथ ही साथ आतिशी के ऊपर उन्होंने जबरदस्त बयान दे दिया और कह दिया कि मारलेना थी, सिंह में कन्वर्ट हो गई। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये बातें उठ रही हैं, क्या ये ठीक है? क्योंकि रमेश बिधूड़ी देखिए पहले भी चर्चा में आए हैं, करीब 1.5 साल पहले का वक्त था जब उन्होंने संसद में एक बयान दिया था जिसको लेकर काफी तमाशा भी हुआ था। तो क्या वापस से इस तरीके के बयान देना भारतीय जनता पार्टी के लिए ठीक रहेगा? देखिए, अब चूंकि चुनाव शुरू हो चुके हैं तो इस तरह के मामले आते रहेंगे। जहाँ तक रमेश बिधूड़ी की बात करें तो रमेश बिधूड़ी फेमस हैं इस तरह के बयानों के लिए। संसद में आपने बताया कि 1.5 साल पहले उन्होंने एक ऐसा बयान दिया था कंट्रोवर्शियल, जिस पे काफ़ी विवाद हुआ। और जिस तरह से प्रियंका गांधी को लेकर उन्होंने बोला, जिस तरह से आतिशी के लिए शब्द इस्तेमाल किया, हालांकि उन्होंने खेद प्रकट किया है, लेकिन ऐसे बयान राजनीति में शोभा नहीं देते नेताओं को। और चूंकि दिल्ली का चुनाव पिछले 2 बार का चुनाव ऐसा था कि एक तरफा था। इस बार चुनाव में पहली बार ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल अपने पूरे राजनीतिक कैरियर का सबसे मतलब सत्ता के खिलाफ जो विरोधी लहर होती है वो झेल रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, शीश महल, शराब घोटाले। तो ऐसे में बीजेपी के पास शायद मौका है और बीजेपी उसको भुनाने की कोशिश में है, लेकिन ये इस तरह की कंट्रोवर्सी इसका बहुत असर पड़ता है। और ख़ास करके चूँकि साउथ दिल्ली के आसपास ये चुनाव लड़ रहे हैं रमेश बिधूड़ी, वहाँ पर बीजेपी के लिए बहुत घातक हो सकता है ये। तो इस तरह के बयान फिलहाल नहीं देना चाहिए, राजनीति में शोभा नहीं देते हैं। बिल्कुल, राजनीति में शोभा नहीं देते हैं और अक्सर जो है भारतीय जनता पार्टी को जाना जाता है कि वो इस तरीके के बयानों से बचती है। उनके जो नेता है काफी सलीके से पेश आते हैं और इस तरीके के बयान नहीं देते हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी को एक डैमेज होगा जिसका कंट्रोल शायद बीजेपी खुद ना कर पाए, क्योंकि आतिशी के खिलाफ उनको उतारा गया रमेश बिधूड़ी को। तो अब क्या एक अगला कदम हो सकता है? देखिए, जरूरी रमेश बिधूड़ी ने जो बयान दिया है, जरूरी नहीं है कि बीजेपी का लाइन हो और बीजेपी ने कहा हो कि आप ऐसा बयान दीजिए, क्योंकि वो पहले से ही बयानवीर हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार उन्होंने कहा है, संसद में भी दिया, उसके बाद उनका टिकट काटा गया। दूसरा चीज ये कि उन्होंने टारगेट किसको किया है? कांग्रेस के सब नंबर 2 नंबर 3 नेता जो है प्रियंका गांधी इस समय हैं राहुल गांधी के बाद। तो टारगेट उन्होंने किया है प्रियंका गांधी को। दूसरा उनके टारगेट पर है दिल्ली की सीएम आतिशी।
ठीक है ना, उनको उन्होंने कहा मार्क्स लेनिन उनके नाम में है। मार्लेना का मतलब मार्क्स और लेनिन से होता है। उनके फादर उस विचारधारा से थे, उन्होंने इसीलिए उनका नाम मार्लेना रखा था। बाद में शादी के बाद तो नाम टाइटल आपका चेंज हो जाता है, वो सिंह हो गई। लेकिन उन्होंने टारगेट दो बड़े पिलर को किया है। तीसरी बात ये कि कहीं ना कहीं वो अपना नैरेटिव सेट करना चाहते हैं। आप उनकी रैलियां देखें कालका जी में, तो आप देखेंगे कि रमेश विधुरी की रैली में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, मतलब लोकप्रियता में कमी नहीं है। लेकिन चूंकि आपका मुकाबला उनका मुकाबला जो है दिल्ली के सीएम से है, तो मुकाबला उनके लिए भी आसान नहीं है। लेकिन वो अब उनकी जो पुरानी आदत है सामने वाले को अपने तरीके से टारगेट करना, उसी वैसा ही उन्होंने किया है, कुछ नया नहीं है। हाँ, ये है कि उन्होंने इस बार टारगेट पर जो सेट किया है वो बड़े बड़े नेताओं को सेट किया है। और अगर वो ऐसा न करते तो शायद हम उनकी इसलिए चर्चा नहीं कर रहे होते। और रमेश विधुरी हैं, इनसे और भी कई सारे बीजेपी में नेता हैं, हम उनकी बात कर रहे होते, बीजेपी की बात कर रहे होते। लेकिन उनकी बात इसीलिए कर रहे हैं कि उन्होंने टारगेट जो है बहुत बड़ा सेट किया है, वो भी सही तरीके से नहीं किया है। जी, सही तरीके से नहीं किया है, ये बात तो कहीं ना कहीं सच है। क्योंकि देखिए, उन्होंने जो है कहा भी है, अगर मेरी बात से किसी को चोट पहुंचा हो तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूं और मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। तो ये तो बात थी बयानबाजी की। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली की राजनीति अब एक नया मोड़ ले रही है, क्योंकि देखिए ये मुकाबला काफी त्रिकोणीय है, भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, बाकी दलों पर नहीं जाते हैं क्योंकि उनका कुछ खास यहाँ पर वर्चस्व है नहीं। लेकिन बात अगर हम इन्हीं तीनों पार्टियों की करें तो अब देखा जा रहा है कि पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से एक के बाद एक घोषणाएं की गई, तो भारतीय जनता पार्टी भी कहीं पीछे नहीं है। कल सावरकर के नाम पर एक कॉलेज का नाम दे दिया जाता है, उद्घाटन कर दिया जाता है। तो अब ये जो सियासी दंगल है वो किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, कांग्रेस ने भी अभी 2500 की घोषणा की है महिलाओं के लिए, और आप पार्टी लगातार घोषणाएं करती रही और ऐसी घोषणाएं की हैं जिससे आप पार्टी से लोग उम्मीद भी करते हैं। जब से इनकी सरकार बनी है, इनको इसीलिए चुना गया क्योंकि जो एक सर्वे है कि पूर्वांचल का एक बहुत बड़ा वोट है, और तमाम जो बाहर के लोग यहाँ के रहते हैं दिल्ली में, उन चाहते हैं कि कम पैसे पाते हैं तो उनको तमाम सुविधाएं मिले सरकार की। तो केजरीवाल ने उस नब्ज को पकड़ा और उसके आधार पर उन्होंने योजनाओं को लाया। लेकिन इस बार उन्होंने जैसे महिलाओं के लिए और योजनाएं बढ़ा दी, पुजारियों के लिए योजना ले आए, ग्रंथियों के लिए योजना लाए, और उन्होंने खुली चुनौती दी जितने भी बीजेपी के शासित राज्य हैं वो करके दिखाएं, मतलब खुला चुनौती दिया। तो ये जो बयान आप देख रहे हैं उसी से जुड़ा हुआ है। अब कांग्रेस भी इसमें कूद पड़ी है, तो कहीं ना कहीं योजनाएं इतनी सारी अब दिखेंगी कि जनता भी सोचेगी कि किसको चुने। जनता तय करने में थोड़ा दिक्कत होगा। लेकिन एक चीज़ और बता दें कि अभी भी जो टिकट का बंटवारा है उसमें आप सबसे आगे चल रही है, उसने सारे सीट घोषित किए हैं। कांग्रेस ने अभी बाकी है, बीजेपी का भी अभी आधा से ही कम सीट पे है, तो कहीं ना कहीं आप अभी भी आगे चल रही है। तो अब राजनीति है, दिलचस्प है, देखते हैं। बिल्कुल, राजनीति है, दिलचस्प है, मुकाबला दिलचस्प है, बात ठीक है। जनता की जहां बात आई है वहां पर एक सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि जब हिंदुत्व की पिच पर अरविंद केजरीवाल आ ही गए हैं तो मुसलमानों को पीछे छोड़ते हुए दिख ही रहे हैं। क्योंकि देखिए, इमामों की बात आई, वो शुरू हो गए, हमें पैसा नहीं मिल रहा है, इमामों को पैसा नहीं दिया है। भारतीय जनता पार्टी की पहले से ही छवि बनी हुई है कि वो मुसलमानों से थोड़ा किनारे चलती है। तो क्या कहीं ना कहीं इस बार फायदा मुसलमान वोटर्स का कांग्रेस को मिलता हुआ दिख सकता है क्या? देखिए, अभी 6 महीने पहले दिल्ली में लोकसभा के चुनाव हुए और उस चुनाव में बीजेपी, तीनों पार्टियां थी, 2 पार्टी साथ मिलकर लड़ी, कांग्रेस और बीजेपी, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी ने 7 सीटें जीत ली। तो मुसलमान वोटर इतना प्रभाव उनका पड़े शायद उस लोकसभा चुनाव में नहीं दिखा। लेकिन विधानसभा चुनाव में कुछ सीटें हैं जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहां पर पड़ सकता है। सबसे अहम बात यह है कि चुनावी हिंदुत्व की जहाँ तक बात है, तो पहले भी केजरीवाल हनुमान चालीसा पढ़ते थे मंदिरों में जाकर। इस बार इमाम ग्रंथियों के लिए और पुजारियों के लिए ऐलान किया है। उनकी लोक लुभावन योजनाएं इस तरह से वो देते हैं, फ्रीबीज बांटते हैं, उसी के आधार पर ये चुनाव भी जीतते हैं। लेकिन सबसे अहम बात कि इस बार उनके खिलाफ जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, खास करके शराब घोटाला और शीश महल, वो बहुत डैमेजिंग है उनके लिए। और इसीलिए लोगों का आकलन है कि इस बार सत्ता विरोधी लहर सबसे
अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चल रही है। तो अब बीजेपी के ऊपर है, कांग्रेस में तो उतनी ताकत नहीं बची दिल्ली में, लेकिन बीजेपी के ऊपर है कि उस सत्ता विरोधी लहर का कैसे फ़ायदा उठाया जाए। प्रधानमंत्री की रैलियां हुई और उस रैली में काफ़ी हमने देखा कि जिस तरह से लोगों ने उत्साह दिखा, ऐसा लगता है कि बीजेपी शायद 20 पड़ेगी आम आदमी पार्टी से। लेकिन जैसा अश्विनी जी ने बोला कि अभी भी जैसे सारे कैंडिडेट उन्होंने अपने जारी कर दिए हैं, बीजेपी और कांग्रेस दोनों में अभी कन्फ्यूज़न चल रहा है। तो ये सब ऐसे बिंदु हैं जहां पर पिछड़ सकती है पार्टी। इसे क्लैरिटी के साथ आना चाहिए और जल्दी लिस्ट जारी करे, जिससे कि जो भी प्रत्याशी जाकर चुनाव करे, चूँकि चुनाव में 1 महीने से कम का वक्त है, कल या परसों चुनाव का ऐलान भी हो जाएगा चुनाव आयोग के द्वारा। तो ये सब बिंदु ऐसे हैं जहां पर बीजेपी को थोड़ा सोचने की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है। सोचने की तो जरूरत है ही, लेकिन हाँ जी। देखिए दादा, मैं एक बात यहाँ कहना चाहता हूँ कि 2014, 2019, 2024 बीजेपी सारी सीट निकालती है लोकसभा में और विधानसभा में हार मिलती है। जब हम मौके पे ज़मीन पे जाते हैं तो पता लगता है कि जो लोग मोदी जी को चेहरा देख के वोट देते हैं, ऐसे लोग भी जीते हैं बीजेपी से यहाँ पे मोदी जी की वजह से, वो केजरीवाल को लेते हैं। मैंने वही कहा, इस वजह से केजरीवाल को चुनते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये हमें वो काम करके देंगे। बहुत से बीजेपी के वोटर्स उनको चुनते हैं। लेकिन अभी जो शीश महल का घोटाले की बात की आपने कि मोदी जी ने आपदा सरकार कही और मोदी जी ने बड़ा मार्मिक अपील किया, मोदी जी ने एक स्लोगन दे दिया कि ये आपदा सरकार है और उस लाइन को सभी पार्टियां पकड़े बैठी हैं और सब उसी पे बात कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं आपदा सरकार को उन्होंने बनाया। मोदी जी ने ये भी कह दिया कि मैं भी चाहता तो ऐसा शीश महल बना सकता था, लेकिन मैं जनता की तमाम योजनाओं को देना चाहता हूं, अपने घर को नहीं भरना चाहता। बिल्कुल इस पर आएंगे और ये बात आपने ठीक कही है। और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में देखते हैं, चाहे हम 2015 की बात करें, 2020 की बात करें, हमने यही देखा है कि भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में वोट तो मिल जाते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में नहीं मिल पाते हैं, जिसका जो फर्क जो है भारतीय जनता पार्टी खुद भी देखती है। और सिर्फ दिल्ली ही नहीं है, अन्य राज्यों में भी ऐसा देखा जाता है कि ऐसा भारतीय जनता पार्टी के साथ होता है। लेकिन जो मुसलमानों वाला मुद्दा है, ये फैक्टर बहुत ही मजबूत है, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी, मैंने उनसे भी सवाल लिया सर से, तो उन्होंने उस पर रिएक्शन भी दिया अपना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बार बार मुसलमानों से किनारे ही रहती है, ये चीज तो देखी गई है। हालांकि अजमेर दरगाह के लिए उन्होंने चादर जो भेजी, उससे कहीं ना कहीं जनता में एक उत्साह और एक हल्की सी खुशी भी दिखाई दे रही है। तो कहीं कुछ लोग उनका विरोध भी कर रहे हैं जो कट्टर हिंदू हैं। लेकिन ये जो बात अब दिल्ली की है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल पहले कभी नहीं देखा गया कि वो हिंदू मुस्लिम करते हुए नजर आए हों, आज भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन इमामों के लिए पैसे ना देना, क्योंकि वो बार बार आरोप लगा रहे हैं, उनके घर पहुंच गए प्रदर्शन करते हुए, लेकिन पुजारियों के लिए घोषणा कर देना कि भाई हम आपको 18,000 रुपए देंगे, तो कहीं ना कहीं ये वोट बैंक जो मुसलमानों का है वो किधर जाएगा, ये अभी भी एक सवाल बना हुआ है। इस पर आपको क्या लगता है सर, आप बताइए। देखिए, मुस्लिम वोटर का जहाँ तक सवाल है, तो दिल्ली में करीब करीब 12 या 13 सीट ऐसे हैं जहाँ पर मुस्लिम वोटर जो हैं वो डिसाइडिंग फैक्टर हैं। कई सारे हैं, वो सीट भी मैं गिना सकता हूँ, लेकिन वो विषयांतर हो जाएगा। तो वो 12-13 सीटें हैं। अच्छा, अभी 17 महीने से मौलानाओं को सैलरी नहीं मिली है, जो अरविंद केजरीवाल ने वादा किया था। वो उनके घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। आतिशी सीएम से जब पूछा गया कि उन लोगों की सैलरी क्यों नहीं मिल रही है, तो उन्होंने कहा कि इस पर हम बैठ के चर्चा कर लेंगे। लेकिन अभी तक वैसी कोई चीज़ें सामने नहीं आई है कि चर्चा हुई, उनसे बातचीत हुई, कैसा हुआ, अभी उस पर किसी ने सरकार की ओर से अभी तक कहा नहीं है। अब अरविंद केजरीवाल की पार्टी को लगता है कि अगर रही 12 सीट में, तो हम बहुत ज़्यादा, कितना वो मैक्सिमम गेन कर चुके हैं वहाँ से, तो वहाँ पर गेन करने के लिए उनके पास बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। जो ट्रेडिशनल वोटर हैं, जो कांग्रेस के थे, वो बाद में आम आदमी पार्टी में शिफ्ट हो गए। मुस्लिम मतदाताओं की मैं बात कर रहा हूँ। तो उनको लगा कि मुस्लिम मतदाता हो सकता है इससे अगर थोड़े बहुत नाराज भी होंगे, फिर भी अगर 12 में से अगर 7-8 सीटें भी आ गई, लेकिन एक बड़ा तबका है जो पुजारियों का है, और वहाँ गुरुद्वारे में जो ग्रंथी हैं उनके लिए भी उन्होंने घोषणा कर दी। अब घोषणा तो कर दी है, लेकिन इसका लाभ किस किस को मिलेगा, मैं वो भी आपको बता दूं कि इसका लाभ उन्हीं पुजारियों को मिलेगा जिनका मंदिर जो है वो रजिस्टर्ड है, जिनका ट्रस्ट बना हुआ है। ऐसे नहीं है कि आप मंदिर
मंदिर के पुजारी हैं तो आपको अरविंद केजरीवाल सरकार की अगर बनती है तो योजना का फायदा मिल जाएगा, क्योंकि उसके लिए रजिस्ट्रेशन होना मंदिर का ज़रूरी होगा। नहीं तो ऐसे तो कोई भी कह देगा हम घर में मंदिर में रख के पूजा करते हैं, हम भी पुजारी, हमको भी 18,000 दे दो, ऐसे नहीं होगा। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उनको लगता था कि एक पुजारी के बहाने हम एक बड़ा तबका जो है उसको उन्होंने एड्रेस किया है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो फिर से हम उनको भी जो है इसका लाभ देंगे। दूसरी बात कि दिल्ली चुनाव में आप देखिए जो बयानों की बात हो रही है, 2 बार माहौल बदला है चुनाव में। सबसे पहले तो अजय माकन की एंट्री हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने अरविंद केजरीवाल को देश विरोधी कहा। उसके बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं ने तो 24 घंटे, वही संजय सिंह कह रहे हैं कि 24 घंटे का अल्टीमेटम है, वो कार्रवाई करे कांग्रेस, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद प्रधानमंत्री की एंट्री हुई, प्रधानमंत्री ने रैली की, उस रैली में उन्होंने कहा कि जो आपदा बताया, अब याद करिए महाराष्ट्र चुनाव की बात हम करेंगे, वहां पर यूपी के सीएम योगी ने कहा था बटेंगे तो कटेंगे, और बाद में वो जो स्लोगन है वो चेंज होता रहा, लेकिन वो इतना धारदार निकला कि पूरा चुनावी माहौल ही इनके एक तरफा इनके पक्ष में आ गया, महायुति के पक्ष में। तो दिल्ली में भी मतलब एक स्लोगन बीजेपी ने सेट कर दिया है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में वो बात कही, आपदा, और उसके बाद अब अरविंद केजरीवाल उसी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। आप जो पोस्टर वॉर दिल्ली में चल रहा है, आप उसमें देखिए लगातार वही आपदा ही बात आ रही है। हाँ जी, आपदा की बात आ रही है और प्रधानमंत्री मोदी ने खुलकर कहा है कि आपदा को नहीं सहेंगे, बदलाव करके रहेंगे, बदल के रहेंगे, कुछ ऐसा स्लोगन उन्होंने दिया है। तो ये जो स्लोगन है बदलाव करके रहेंगे, अरविंद केजरीवाल आ गए सफाई देने, कहने लग गए कि आधे से ज्यादा योजनाएं तो हमारे साथ ही मिलकर चलती हैं केंद्र की, और हमारे साथ आधे से ज्यादा काम साथ में मिलकर होते हैं, तो ये कैसे बोल सकते हैं। उनके ऊपर एक के बाद एक अरविंद केजरीवाल ने रिएक्शन देने भी शुरू कर दिए। तो ये जो स्लोगन है, जिस तरीके से सर ने बताया कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से बटेंगे तो कटेंगे फैक्टर बहुत काम किया और उसका असर भी देखने को मिला, तो क्या आपदा, ये जो लाइन है, इसका भी असर दिल्ली चुनाव में दिखाई देगा? नहीं, बिल्कुल देगा, क्योंकि देखिए जो केजरीवाल हैं, उनकी जो सरकार है उसपे तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगे और तमाम नेता, बड़े नेता चेहरे जो हैं जेल में गए। खुद केजरीवाल को जेल जाना पड़ा, सीएम पद छोड़ना पड़ा। तो ये तो एक पूरी कहानी बन रही थी, स्टोरी बनती जा रही थी स्क्रीन प्ले की तरह, और ये लोग उसके शिकंजे में आते जा रहे थे, जिसका परिणाम था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आखिरी में एक बयान अभी देना पड़ा कि आपदा है, सरकार है, और उस आपदा को सबने कैच कर लिया और सब लोग उन पे हमला करने लगे। और जैसा कि अभी बता रहे थे, संदीप दीक्षित जी ने भी आरोप लगाया कि भाई ये जासूसी होती है, पंजाब से पुलिस आती है, यहाँ से पैसा आता है, बहुत सारी बात है। अजय माकन ने उनको एंटी नेशनलिस्ट बोला। तो जो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और उसको एक तरीके से हाइप पे ले जाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। जाहिर सी बात है, बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा है, सबसे बड़े पोस्टर हैं, वो उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है, तो उसका एक परिणाम दिखेगा। और इस पोस्टर का जो अब तो आज वोटर लिस्ट भी जारी हो गई, तो कहने का मतलब 1-2 दिन में, ये 2-4 दिन में का खेल है, उसके बाद चुनाव की घोषणा होगी, इलेक्शन भी होगा, और उस इलेक्शन में इसका बहुत असर पड़ेगा। लोग सवाल जरूर करेंगे केजरीवाल से कि भाई आप बहुत ईमानदारी से आए, सब सरकार बनाई, अन्ना हजारे के आंदोलन से आए, बहुत सारी क्रांति की बात करते थे, क्या वजह थी कि बड़े बड़े नेता जो आपके साथ मंच पे थे आज नहीं है, कुछ लोग रह गए, और क्या वजह है कि एक साधारण गाड़ी में चलते थे आज महंगे शीश महल की बात होती है। वो किसी भी पार्टी के साथ हो सकता है, लेकिन केजरीवाल चूंकि एक आंदोलन से निकले हुए नेता हैं, तो इस चुनाव में जरूर पूछा जाएगा, और इसको जो भी बीजेपी हो या कांग्रेस भुनाने का प्रयास करेगी। और कांग्रेस इस बार आप साथ में नहीं है। संदीप दीक्षित बार बार कह चुके हैं, अजय माकन बार बार कह चुके हैं कि आप लोग देखो, जब एक हमारी बहुत बड़ी गलती थी जो हमने आपसे गठबंधन किया, कांग्रेस हाशिए पे आ गई, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी एक सूखा है जो कि हमारा मुख्यमंत्री बनना चाहिए, बीजेपी के पास सूखा है, तो कहीं ना कहीं अब वो लोग एक सुर में चल रहे हैं, और उसका परिणाम बहुत इंटरेस्टिंग दिल्ली का होगा। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा, अगर मेरे से पूछा जाए तो अभी भी केजरीवाल आगे चल रहे हैं।
और केजरीवाल ये इस तरीके से परिणाम नहीं आएंगे कि एकदम साफ कर दें, जो अगर मेरे से पूछेंगे तो। साफ कर दें, ऐसे परिणाम नहीं आएंगे। और कहीं ना कहीं जो भ्रष्ट नेता की छवि अरविंद केजरीवाल की बन गई है, उस पर कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा तो मिलेगा, ये तो तय है। लेकिन अगर कुछ चीजें हम गहराई से देखें तो ये देखने को मिल रहा है कि संजय सिंह को देखिए, गिरफ्तार हुए रिहा हो गए, मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए रिहा हो गए, फिर हम केजरीवाल की बात कर लें, खैर ये तो जमानत पर हैं। तो क्या ये जो बातें, जो उनके ऊपर आरोप लग रहे थे कि भ्रष्ट नेता है, शराब घोटाला, तमाम इतनी सारी बातें आई और वो प्रूव नहीं हो पाई हैं, तो क्या इसका फायदा अरविंद केजरीवाल को नहीं मिलेगा? देखिए, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। पहली बात की उनके ऊपर केस अभी भी चल रहा है, चार्जशीट दायर हो चुकी है और मुकदमे की कार्रवाई कोर्ट में चल रही है। कोर्ट ने उन्हें छूट नहीं दी या साफ नहीं किया। उनके जो आरोप हैं वो अभी भी स्टैंड करते हैं। और इंटरिम जमानत मिली थी पहले, फिर बाद में रेगुलर बेल मिली, तो वो मामला जुडिशियल है और अभी भी कोर्ट में चल रहा है। लेकिन इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट कितना होगा चुनाव में, क्योंकि जनता ये भी देखती है। और हमने दिल्ली का ही चुनाव हुआ था जिसमें कॉरपोरेटर वगैरह चुने जाते हैं, एमसीडी का, वहाँ पे लगभग बराबर सीटें थी। तो केजरीवाल की जो आंधी चल रही थी 2015 में, 2020 में, एमसीडी में बीजेपी उस समय इन आरोपों के चलते लगभग आधी आधी हो चुकी है। और अब जिस तरह से केजरीवाल के ऊपर आरोप लगे और उनके खुद की सांसद थी, उसके ऊपर जो अटैक हुआ उनके घर में, और उसमें उनका निजी सहायक जेल, हाँ वो जेल भी गया, विभव जो उनका सचिव था। तो ये सब कुछ ऐसे आरोप हैं और जिसका इस बार, इसीलिए मैंने बार बार कह रहा हूँ कि सबसे बड़ी सत्ता विरोधी लहर केजरीवाल के खिलाफ चल रही है। इससे पहले नहीं दिखाई दी। लोकसभा चुनाव अलग मुद्दे पे होते हैं, वो उसमें वोटर अलग से वोट डालते हैं और उसमें 7 सीट बीजेपी जीतती है। लेकिन इस बार जो सत्ता विरोधी लहर है, इसका फायदा अब बीजेपी कितना उठा पाएगी या नहीं उठा पाएगी, ये अभी से बताना मुश्किल है, क्योंकि चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन अभी भी केजरीवाल के खिलाफ लहर दिखती है और जिस तरह से वो लगभग 90% सीटें जीतते थे, ऐसा नहीं लग रहा है कि इस बार जो है 70 में से 63 सीटें या 67 सीटें ऐसे जीतेंगे। इस बार बीजेपी भी उनके ऊपर भारी पड़ सकती है। ठीक है, तो एक रिएक्शन आया कि आप कहीं ना कहीं थोड़ी सी आगे है, एक रिएक्शन आया कि भारतीय जनता पार्टी आगे है, एक रिएक्शन सर आपका कि आपको क्या लगता है इस बार कौन भारी पड़ेगा, कौन बराबरी में क्या रहेगा? देखिए, मतलब दिल्ली में केजरीवाल 10 साल तक सत्ता में रहे हैं और इस बार भी ऐसा नहीं है कि वो बहुत कमज़ोर हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे मुद्दे थे, उस पर वो काम नहीं कर पाए प्रॉपर। जैसे आपने देखा होगा कि अभी 3-4 दिन पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि जिसका मतलब पानी का बिल बहुत ज़्यादा है, उसको हम चुनाव के बाद माफ़ कर देंगे। मतलब अगर आप पानी का बिजली माफ़ आपने कर रखा है, तो लोगों के 10,000, 20,000, 30,000 बिल काहे के आ रहे हैं? दूसरा चीज़ कि आप जो घर में पानी पहुंचा रहे हैं, वो साफ पानी तो नहीं है। वो तो मेरे घर में भी वही पानी आता है और हमने आरओ लगा रखा है, ऐसे तमाम लोग वैसा ही करते हैं। तो गंदा पानी के बदले इतने ज़्यादा बिल लोगों के आ रहे हैं। दूसरा, यमुना जस की तस है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। जो 10 साल पहले था, जो शीला दीक्षित के टाइम में था, उससे पहले मदन लाल खुराना के टाइम में था, वैसा ही है। उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, बल्कि ज़्यादा मैली हुई है यमुना। तो यमुना पर वो काम नहीं कर पाए, उसको भी उन्होंने एक्सेप्ट किया है। दिल्ली की जो सड़कें हैं, ये देश की राजधानी है, ये कोई सामान्य आपका राज्य नहीं है, ये देश की राजधानी है। यहाँ तमाम प्रधानमंत्री से लेकर के सारे वीवीआईपी रहते हैं, बाहर के नेता भी राजधानी में पहुँचते हैं। तो यहाँ पर सड़कों की हालत जो है बहुत अच्छी नहीं है। आप पार्लियामेंट हाउस के आसपास की सड़कों की बात ना करें, वो हमेशा से मेंटेन रहा है और वो एनडीएमसी का भी इलाका आता है और बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन आप पुरानी दिल्ली के इलाकों में जाएंगी, संत नगर बुराड़ी हो गया, उसके बाद रोहिणी के पीछे मंगोलपुरी है, कल्याणपुरी, इन सब जगहों पे सड़क नहीं बना पाए हैं। कहीं ना कहीं फंड, हो सकता है फंड की कमी हो, क्योंकि जो ये फ्री रेवड़ियाँ होती हैं उसमें ज़्यादा पैसे जाते हैं, तो रोड की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि केजरीवाल इस समय अभी सबसे बेहतर उसमें है। ऐसा नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन बीजेपी के पास मौका है और मौका पर चौका लगाने का उनके पास मौका है। लेकिन वो कितना फ़ायदा उठाती है, ये अलग मसला है। दूसरा, जो कांग्रेस की बात है, इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है। इसीलिए आप दिल्ली के तीनों जो मेन सीट है, आतिशी का हो गया, अरविंद केजरीवाल का हो गया,
उसके बाद मनीष सिसोदिया का हो गया। तीनों सीट पर उन्होंने अच्छे कैंडिडेट उतारे हैं। लेकिन कांग्रेस का जहां तक सवाल है तो कांग्रेस इस बार मतलब गठबंधन जैसा नहीं दिखाना चाहती है। वो चाहती है कि हम लड़ते हुए दिखें, क्योंकि गठबंधन है भी नहीं सर। उसमें एक और चीज मैं आपको ऐड करूं कि कांग्रेस दिल्ली बहुत ज्यादा नहीं सोच रही है। दिल्ली के जरिए वो पंजाब को मैसेज देना चाहती है कि ये फ्रेंडली मैच पंजाब में नहीं चलेगा, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी जो है नंबर 1, अगर वहां पर सरकार में है तो कांग्रेस दूसरे नंबर की पार्टी है। तो कांग्रेस जो है यहां पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, लेकिन आक्रामक तरीके से चुनाव लड़ रही है, लेकिन फोकस पंजाब है उसका। तो कुल मिला के रिएक्शन ये है कि दिल्ली में आप किसको देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी को कि बीजेपी को? आम आदमी पार्टी। देखिए, ये तो जनता देखेगी, लेकिन अभी के हिसाब से 18-20 का मामला है। अरविंद केजरीवाल स्वाभाविक तौर पे एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन उनकी पार्टी इस समय मतलब नंबर 1 दिख रही है। हाँ, लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें बदलनी है। अभी घोषणा के बाद बहुत सारी रैलियां होंगी, तो बहुत सारा चीज़, जैसे आपने महाराष्ट्र में देखा, जब हम शुरुआत में गए थे तो उस समय महा विकास आघाड़ी लीड कर रही थी, बाद में महायुति सत्ता में आ गई और एक तरफा लहर वहां पर दिखा। तो कुछ भी संभव है। बिल्कुल, इस बार दिल्ली में भी कुछ भी संभव है, ये देखा जा सकता है, क्योंकि देखिए चुनावी घोषणा एक के बाद एक आम आदमी पार्टी तो कर ही रही है, कांग्रेस भी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी भी पीछे नहीं है। और अब यही देखना है कि दिल्ली में क्या होगा, दिल्ली का दंगल इस बार कौन जीतता है। तो फिलहाल आज की चर्चा में इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।